वेलकम बैक टू आवर चैनल GMS स्टडी विद ईज। आज जो है हम क्लास 12 का जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है जेनेटिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इसको पढ़ने वाले हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं बेटा? जेनेटिक्स। ये जो जेनेटिक्स टर्म है इसको ये जो है ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड जेनेसिस से आया है। इस जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन। क्या मतलब है? ओरिजिन। मतलब ये जो जेनेटिक्स टर्म है इसका मतलब होता है, ये जो ग्रीक लैंग्वेज के टर्म जेनेसिस से आया है उसका मतलब है ओरिजिन। ये जो टर्म है जेनेटिक्स, इसको सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस किया था विलियम बेटसन ने। विलियम बेटसन कौन सी ईयर में किया था? 1905 में। ये जो जेनेटिक्स है, ये जेनेटिक साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं जीन्स के बारे में। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जीन्स के बारे में। अब ये जीन क्या है? ये जीन्स जो है, जीन्स जो है आपकी क्या है? इट इज अ फंक्शनल यूनिट it is a functional unit of DNA. Yeah, you can also say part of DNA which is responsible for protein synthesis. मतलब जेनेटिक्स साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पे हम जीन्स के बारे में, इनके इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। और ये जेनेटिक्स जो है वही हमें सारे जो फिनोमिनास है कि किस तरीके से जो करेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होते हैं, कैसे जब करेक्टर्स पास आउट हो रहे हैं तो कुछ वेरिएशंस अराइज हो जाते हैं। जैसे हम हमारे पेरेंट्स के एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं जिन्हें हम अगर बायोलॉजिकली बोले तो उन्हें कहा जाता है वेरिएशंस। तो कैसे ये वेरिएशंस ओरिजिनेट होते हैं, तो ये सब जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। अब जेनेटिक्स के फील्ड में जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है वो दिया था हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इनको जेनेटिक्स के फील्ड में इनके मेजर कंट्रीब्यूशन के लिए फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या कहते हैं बेटा? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो अब हम देखते हैं मेंडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारी एनसीईआरटी में है और हमारे नीट के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। Mendel and his contribution. अभी हमने देखा कि मेंडल को उनके जो काम है जेनेटिक्स के फील्ड में, उनके उसकी वजह से फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। मेंडल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये जो है एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे, ऑस्ट्रियन मॉन्क। इन्होंने जो अपना रिसर्च वर्क था उसके लिए उन्होंने जो प्लांट
चूज किया है वो प्लांट था पी प्लांट। किस पे एक्सपेरिमेंट किया है बेटा इन्होंने? प्लांट जो था वो है पी प्लांट। अब पी प्लांट में भी हमारे पास कई वेराइटीज है, एक गार्डन पी है, एक आपका जो है फील्ड पी है। तो इन्होंने जो है वो गार्डन पी के अपना ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, गार्डन पी के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया है, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमने पढ़ा है कि पाइसम जो हमारा जीनस होता है उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल से डिनोट करते हैं और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल से। और जो भी हमारा साइंटिफिक नेम होता है उसके नीचे अगर हम हैंड रिटन लिख रहे कर रहे हैं तो उसके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं। तो पी का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? पाइसम सेटाइवम। इन्होंने इस पी प्लांट पर काम किया, वर्क फॉर 7 years। अब इन 7 सालों में इन्होंने क्या किया? 7 सालों में इन्होंने 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स को, 7 years फॉर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है कि बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर। जैसे एक प्लांट ये टॉल है तो दूसरा प्लांट हुआ डॉर्फ। तो टॉल और डॉर्फ कैसे कैरेक्टर है बेटा? आपके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। तो कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है दो अपोजिट कैरेक्टर। अब इसमें से ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, इनमें से मेंडल ने जो चूज किया उनमें से क्या था? एक तो था आपका डोमिनेंट और दूसरा जो कैरेक्टर है वो है रिसेसिव। एक है डोमिनेंट और दूसरा है रिसेसिव। पी प्लांट पर 7 साल तक काम करने के बाद, अब ये 7 साल कौन से थे? ये 7 years है हमारे 1857 टू 1863। 7 years तक काम करने के बाद मेंडल ने क्या किया? अपना जो काम था उसको पब्लिश किया। पब्लिश्ड हिज वर्क इन 1865। पब्लिश किया इन्होंने, उस पेपर का टाइटल था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। जो इनके रिसर्च पेपर का टाइटल था वो था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इस नाम से इन्होंने इसको पब्लिश किया। लेकिन होता क्या है कि पब्लिश होने के बाद भी मेंडल का जो रिसर्च वर्क था वो आपका अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। टिल 1900। 1900 तक इनका जो रिसर्च वर्क है वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, मतलब लोगों का उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। अब इसके कुछ रीजन थे कि मेंडल का जो वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों रहा। तो सबसे पहला जो रीजन था वो था कि उस टाइम पर जो हमारी डार्विन थी, डार्विन की थ्योरी थी ओवर डोमिनेंस ऑफ डार्विन थ्योरी। ऑफ किसकी थ्योरी थी बेटा? नेचुरल सिलेक्शन। सेकंड जो रीजन था कि मेंडल ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया कि जो करेक्टर्स हैं वो कैसे आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट हो रहे हैं, फैक्टर्स कैसे खुद को एक्सप्रेस करेंगे और फैक्टर्स की एग्जिस्टेंस क्या है। मतलब अब ये जो मेंडल का फैक्टर्स था, फैक्टर कैन नॉट बी फुली एक्सप्लेन्ड। अब मेंडल ने जो फैक्टर टर्म यूज किया है वो यूज किया था कि आज के टाइम में जो हम जीन्स कहते हैं, जीन,
ये जीन जो टर्म है वो हमारा दिया था 1909 में जॉनसन ने। मेंडल के उस टाइम पे अनरिकॉग्नाइज्ड होने का जो थर्ड और इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट था वो था कि इनका जो डेटा था वो हाईली मैथमेटिकल था। हाईली मैथमेटिकल डेटा मतलब इन्होंने अपना जो काम किया है वो हाईली मैथमेटिकल वे में किया। तो अब एक बात आप खुद से सोचिए कि एक टाइम पे कोई आकर ये बोलेगा कि ये जो है आपका ये मैथमेटिकल डेटा है और इसका रेशियो ये है, या उस टाइम पे जो मेंडल की ने जो प्रपोज किया अपना डेटा, तो उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में बताया और जेनेटिक्स को उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो काफी अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और उस टाइम पे था क्या कि डार्विन जो थे उनकी जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन कि जो ह्यूमंस हैं उनका ओरिजिनेट कैसे हुआ है, तो ये एक काफी और चर्चा का विषय बना हुआ था, जिस वजह से मेंडल को वो आपका रोल नहीं मिल पाया या वो क्रेडिट नहीं मिल पाया जो उनको उसके रिसर्च पेपर के लिए मिलना चाहिए था। अब बेटा होता क्या है कि 1865 में जो मेंडल ने रिसर्च वर्क किया उसके पब्लिश होने के ऑलमोस्ट जो 1900 में 3 साइंटिस्ट आते हैं और उन्होंने क्या किया कि अलग अलग प्लांट्स पे अलग अलग तरीके से अपने रिसर्च वर्क किए और सेम रिजल्ट जो है वो पब्लिश किया। तो मतलब 1900 में 3 साइंटिस्ट ने, हम कह सकते हैं कि मेंडल का जो वर्क था उसकी रीडिस्कवरी की। तो वर्क रीडिस्कवर किया गया बाय 3 साइंटिस्ट जिनके नेम थे, सबसे पहले थे कार्ल कॉरेंस, दूसरे हैं ह्यूगो डी ब्रेज, और तीसरे हैं सेचर मार्क। टी साइलेंट है। इन तीनों ही साइंटिस्ट ने क्या किया कि 1900 में मेंडल का जो रिसर्च वर्क है उसको रीडिस्कवर किया अलग अलग तरह से, अलग अलग जो है इनके एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स पे, और उनको अगेन पब्लिश करवाया मेंडलिज्म के नाम से। अब पॉइंट ये आता है कि क्या मेंडल पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जेनेटिक्स के फील्ड में काम किया? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने सेम काम किया जेनेटिक्स पे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो मेंडल के सक्सेस के कुछ रीजंस थे, तो हम बात करते हैं रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस। मेंडल की सक्सेस के कुछ रीजन, सबसे पहला था कि लार्ज सैम्पलिंग साइज। लार्ज सैम्पलिंग साइज मतलब मेंडल ने क्या किया, अपना सैंपल साइज बड़ा रखा। अगर सैंपल को आप छोटा रखिए, जैसे मान लो कि आपने एक प्लांट के ऊपर रिसर्च की, तो सेम रिजल्ट ही हमारा क्या है, हम ट्रस्ट कर लेंगे कि ये चीज है। लेकिन अगर आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स लेके अलग अलग रिसर्च कीजिए और सेम रिजल्ट आता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो काम है वो सही है। तो मेंडल ने क्या किया, यूज किया 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स को स्टडी किया। अब दूसरी चीज मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने ये नहीं किया कि हर करेक्टर को एक ही साथ मुझे पढ़ना है। उन्होंने क्या किया कि एक साल में एक करेक्टर, मतलब 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर 7 ईयर्स फॉर 7 करेक्टर। ठीक है। थर्ड क्या था कि इन्होंने जो है स्टैटिक्स का यूज किया, एंड मैथमेटिकल अप्रोच टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम।
मतलब इन्होंने क्या किया है बेटा, यूज किया है मैथमेटिकल और स्टैटिकल आइडियाज को, ताकि बायोलॉजी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील अप कर सके। अगला इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है इनका जो रिजल्ट था, इन्होंने क्या किया, उसको वर्क ऑन सक्सेसिव जनरेशन। क्या किया है, सक्सेसिव जनरेशन पे इन्होंने काम किया। अब सक्सेसिव जनरेशन का मतलब है कि जैसे इन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, दूसरा डॉर्फ लिया, उनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराई, तो इन्हें जो प्लांट मिलेगा वो कैसा होगा, हेट्रोजाइगस टॉल है। फिर इन्होंने फिर उस जनरेशन में सेल्फिंग करवाई, उसके ऑफस्प्रिंग की आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करवाई। तो इस तरीके से कई जनरेशन तक जब सेम रिजल्ट ऑब्टेन हो, तो उस तरह के रिजल्ट को कहा जाता है सक्सेसिव जनरेशन तक हमने क्रॉस करवाया। और अगर करेक्टर रिटेन रहता है, मतलब जो पेरेंटल करेक्टर आया था हाइब्रिड का वो बचा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो भी रिजल्ट है वो 100% ट्रस्टेड है। तो ये सारी ही चीजें जो थी वो मेंडल ने अपने रिसर्च वर्क में पब्लिश की, रिसर्च वर्क जो किया उस पर ध्यान में रखी, जिस वजह से मेंडल जो है वो उतने ज्यादा सक्सेस हुए अपने रिजल्ट में कि हमने उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा। और मेंडल के जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उन्हें हम आज भी फॉलो करते हैं जेनेटिक्स के फील्ड में। थैंक यू।